वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। 2 चैप्टर आपके एसएसटी ज्योग्राफी के हो चुके हैं, उनके क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो तुरंत जाइए और अपने जो सिलेबस है उसको कवर कीजिए, क्योंकि अभी से आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो आगे जाकर वो आपके लिए मार्क्स गेन करने का एक बढ़िया साधन रहेगा। आप सबको एसएसटी में प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर ये जो पूरा सिलेबस है वो भी नया है, तो जरूरी है कि आप अभी से इसको कवर अप करते चलें। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर, जो कि है जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। हमने पहले चैप्टर में बात की थी लैंड रिसोर्सेज और सॉइल रिसोर्सेज के बारे में, फिर हमने बात की थी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। आज हम बात करेंगे जल संसाधन या वाटर रिसोर्सेज के बारे में। हमारे जीवन का आधार होता है जल। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम बिना पानी इस दुनिया में रहेंगे कैसे। तो इसलिए वाटर रिसोर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए। और जल एक ऐसा संसाधन है जो प्रकृति ने हमें दिया है, ठीक वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज और फॉरेस्ट रिसोर्सेज की तरह ये भी रिन्यूएबल है, नवीकरणीय है। जल संसाधन जो है, आप एक बार कल्पना कीजिए कि क्या हो अगर पूरी दुनिया में नदियां सूख जाएं तो, या क्या हो अगर पूरी दुनिया में ग्राउंड वाटर नहीं रहे तो, या क्या हो कि वो सारा जो समंदर का जल है उतना ही उतना हमारी जमीन पर आ जाए तो। यानी अधिकता और न्यूनता दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है ना। तो वाटर रिसोर्सेज आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस एज वेल एज इट कैन बी हार्मफुल इफ इट इज नॉट यूज्ड प्रॉपरली। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। अब मैंने जैसा कहा कि ये एक रिन्यूएबल नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय कैसे है, आप हमेशा से पढ़ते आते हो वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल क्या होता है? ये एक ऐसा चक्र होता है कि किस प्रकार जल का पृथ्वी पर पुनर्भरण होता रहता है। आपने देखा होगा कि जो सरफेस वाटर होता है या जो ग्राउंड वाटर होता है वो कैसे फिल होता है वापस। सरफेस वाटर जो है वो भाप बनके और ऊपर उठता है, इवोपरेट होता है, और उस इवोपरेशन के बाद कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन यानी वो जो घने बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वो बादल बरसते हैं और फिर से सरफेस वाटर बन जाता है, और वो कुछ जो पानी है वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है जमीन से होते हुए। तो यानी इस तरह ये लगातार चक्र जो है वो चलता रहता है। अब जो जल है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो पानी के बारे में, जिनके बारे में मैं आपको से बात करना चाहूंगी। एक तो सबसे पहला, जल हमारे जीवन का आधार है। इट इज द बेसिक ऑफ अ लाइफ। फिर ये एक नवीकरण योग्य संसाधन है। ये आपको बात याद रखनी है कि जल जो है एक नवीकरण योग्य संसाधन है, इसको रिन्यू किया जा सकता है। ठीक है ना। फिर पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल है। 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द वाटर बॉडीज। फिर जल चक्र द्वारा इसका नवीकरण होता है। ये जो हमने भी वाटर साइकिल देखा, इसके द्वारा इसको रिन्यू किया जाता रहता है हमेशा, प्रकृति के द्वारा ही। इसके बावजूद भी कई क्षेत्र जल की कमी से जूझ रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। जब हमने देखा कि 3/4 भाग तो पृथ्वी का जल से डूबा हुआ है, और जो 1/4 है उस पर भी रिन्यू होता रहता है, तो फिर ऐसी क्या वजह है कि इसके बावजूद भी हमारी दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जल की कमी से जूझ रहा होता है। और एक अनुमान के अनुसार 2025 तक लगभग 20 करोड़ लोग पानी की, जो पीने का पानी है, उसकी भारी कमी का सामना कर रहे होंगे। व्हाट इज द रीजन दैट अप टू 2025 about 2 billion people will be facing the scarcity of water, especially the drinking water? ऐसा क्या रीजन है? ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं। तो वाटर की स्कैरसिटी क्या है, जो जल की उपलब्धता है उसमें कमी क्यों हमें महसूस हो रही है, उससे पहले हम एक बार एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में बात करते हैं, और डेटा वाइज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है आपके इस चैप्टर का। ये है हमारी पृथ्वी पर जल की उपलब्धता कितनी है, हमारी पृथ्वी पर जो जल है वो कितना उपलब्ध है, ये हम इस बार इसमें पढ़ेंगे। अब हमारे उपलब्धता का क्या मतलब है? उपलब्धता का मतलब कि हमारे लिए कितना है, हमारे लिए कितना पानी है। अब ऑब्वियसली अगर हमने ये कहा कि पृथ्वी पर 3/4 तो जल ही है, तो इसका मतलब पानी ही पानी है। क्या ये वास्तव में फैक्ट सही है कि हमारे लिए खूब सारा पानी है, हम चाहे जितना यूज करें, हम चाहे जैसे यूज करें? ये फैक्ट सही है? ये नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि हमारे पृथ्वी पर कुल जो उपलब्ध जल है
वो उसका 97%, उसका 97% तो लवणीय जल है, ठीक है ना। उसको हम सलाइन वाटर कहते हैं, जो किसी काम का नहीं है, बल्कि हालांकि हम उसको रिन्यू कर सकते हैं, हम उसको रिसाइकल करके अपने काम में आने लायक बना सकते हैं, लेकिन उसमें इतना सारा जो है धन और मशीनरी खर्च होगी कि वो हमारे लिए बहुत दिक्कत पैदा करेगा। आपको याद हो, अगर हमने फर्स्ट चैप्टर में जब शुरू किया था चैप्टर पढ़ना और हमने संसाधन के बारे में पढ़ा था, तो हमने संसाधन का एक चीज ऐसी पढ़ी थी कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। जो भी संसाधन हो वो तभी संसाधन माने जाएंगे जब वो इकोनॉमिकली जो है हमारे लिए फिजिबल होंगे, जो हमारे लिए व्यापारिक या जिसको हम आर्थिक रूप से कह सकते हैं, आर्थिक रूप से हमें वहन करने योग्य होंगे। अगर हम सलाइन वाटर को फ्रेश वाटर में चेंज करेंगे तो ये प्रोसेस हमारे लिए इतनी ज्यादा महंगी और इतनी ज्यादा टेक्निकली जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कि हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं रहेगी। एक लिमिट के बाद हम इसको वहन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जब 97% जो है वो सलाइन वाटर है, तो सिर्फ 3% जो है वो ताजा जल या फ्रेश वाटर है। यानी कि जो हम पीते हैं, खाते हैं, या हम कपड़े धोने में या किसी भी अन्य चीज में काम में लेते हैं, वो पूरी दुनिया की टोटल वाटर बॉडीज का सिर्फ 3% है, सिर्फ 3% है। अब ये जो 3% है, इस 3% का 68.7% तो ग्लेशियर में है, यानी इस 3% का भी 70% के करीब जमा हुआ है, वो भी हमारे किसी काम का नहीं है। फिर जो बचा उसका 30.1% भूमिगत जल है, ग्राउंड वाटर है, जो हमें निकालने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, कुएं खोदे, नलकूप खोदे, ठीक है ना। तो यानी इस 3% में से भी 70%, 68.7% जो है वो ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी अंटार्कटिका और पहाड़ों पर और ग्रीनलैंड में ऐसी जगहों पर जमी हुई बर्फ की कई मीटर मोटी जो परतें होती है, वो ग्लेशियर्स कहलाती है, जो धीरे धीरे पिघलती हैं और नदियों के रूप में हमें मिलती हैं, और साथ ही साथ इस वाटर साइकिल के कारण फिर से जमती भी जाती हैं, तो वो ग्लेशियर्स कहलाती हैं। तो 68.7% तो ग्लेशियर है, 30.1% ग्राउंड वाटर है, 0.9% अन्य है। अन्य का मतलब है या तो वो हमारे एनवायरमेंट यानी वातावरण की ह्यूमिडिटी या नमी के रूप में है, या वो प्राणियों में है। हमें पता है कि हमारा शरीर भी 70% पानी से बना हुआ है, तो वो हमारे अंदर है, या तो वो है 0.9%। और जो सतही जल जो हम वास्तव में काम में लेते हैं, वो सतही जल सिर्फ 0.3% है। अब आप सोचिए कि 100% का सिर्फ 3% फ्रेश वाटर है, और इस 3% का 0.3% वो है हमारा सतही जल या सरफेस वाटर जिसको हम कहते हैं। अच्छा, इस सतही जल में भी ये जो हमने अभी देखा कि सतही जल है 0.3%, इसका भी 87% तो झीलों में है, लेक्स है जिनको हम कहते हैं, 2% नदियों में है, रिवर्स है, और 11% दलदली क्षेत्र हैं जिनको स्वाम्स कहते हैं, वो दलदली क्षेत्र में। इस 0.3% का भी 11% दलदली क्षेत्र में। तो ये एक ऐसा डेटा या फैक्ट जिसको हम कह सकते हैं, जिसको आपको याद भी रखना है कि yet we are having 3/4 of our earth as water, लेकिन वो सारा 3/4, वो सारा 3/4 भाग हम नहीं ग्रहण कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो उपलब्धता है वो इस तरह से है कि 97% तो सलाइन वाटर है जो हम काम में नहीं लेते, सिर्फ 3% ताजा पानी है, उसमें से भी इस तरह से उसको बांट दिया गया है, और ये जो सिर्फ 0.3% सतही जल है उसको हम काम में लेते हैं, और उसका भी 11% हमारे लिए किसी काम का नहीं है क्योंकि वो दलदली क्षेत्र में आता है। इसको आप और आसानी से समझ सकते हो इस फ्लो चार्ट के द्वारा कि ये सारा हमारा जल है, इसमें से पूरा तो लगभग जो है वो सलाइन वाटर है, इसमें से सिर्फ ये इतना सा हिस्सा जो है वो फ्रेश वाटर का है। अब इस फ्रेश वाटर को अगर 100% माने तो इसमें से जो है 68.7% वो तो ग्लेशियर्स में या लैंडस्केप में चला जाएगा, और बचेगा क्या? 30.1% ग्राउंड वाटर, और बाकी 0.9% जैसे मैंने कहा कि हमारे एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी होती है, हमारे शरीर में पानी होता है, जानवरों के, पेड़ पौधों के, इंसानों के, वो है, और 0.3% जो बचता है वो है सतही जल या सरफेस वाटर। अब ये जो टोटल सरफेस वाटर है इसका भी 87% तो लेक्स में है, झीलों में है, और 2% रिवर्स में है, और 11% स्वाम्स में है। तो यानी कहने का मतलब
ये जो पानी हम काम में ले रहे हैं इसकी उपलब्धता एक लिमिट के अनुसार ही है, और वो लिमिट जो है वो हमें क्रॉस नहीं करनी है। ये किस तरह से होगा, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अब इस चैप्टर का अगला पॉइंट जो ये कहता है कि क्यों ये, अगर ऐसा है तो ये जल की दुर्लभता क्यों है, क्या है, और फिर हम कैसे इसका कंजर्वेशन कर सकते हैं और कैसे जो है इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपकी बुक में भी दिया हुआ है, केस स्टडी इजराइल की दी हुई है। लेकिन सबसे पहले एक बात हमें सोचने की है कि अगर जल की उपलब्धता है, ठीक है ना, तो ऐसा क्यों है कि कोई कोई इलाके तो हर साल बाढ़ में डूब जाते हैं, परेशान होते हैं, और कहीं कहीं पर पानी बिल्कुल ही नहीं है। जैसे आप इन पिक्चर्स में देख रहे हो, लंबी लाइन लगी हुई है पानी के लिए कि भाई हमें पानी चाहिए, पानी नहीं है, पीने का पानी तक नहीं मिलता है लोगों को, ठीक है ना। तो वो इलाके भी हैं और ये ऐसे इलाके भी हैं जहां पर इतनी बाढ़ आती है कि लोग डूब जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है वो क्यों हैं, और यही वो दो रीजन है, मेनली यही वो दो रीजन है कि कहीं पर तो बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, कहीं पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है। यही वो दो रीजन है जिनकी वजह से वाटर कंजर्वेशन और साथ ही साथ जो है वाटर मैनेजमेंट, यानी कि जल का संरक्षण और जल का प्रबंधन दोनों ही करना जरूरी हो जाता है। देखो, दो चीजें हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहली चीज हम पढ़ रहे हैं वो है जल का संरक्षण। संरक्षण क्या होता है, बचाना। संरक्षण का मतलब होता है बचाना, यानी किसी चीज को बचा कर रखा जाए। अब जल को हम बचा कर नहीं रख सकते क्योंकि चाहे इवेपोरेशन से किसी भी तरीके से वो तो खत्म होता रहेगा। तो बचाना क्या हुआ, बचाने का मतलब वो वेस्ट नहीं हो, ठीक है ना। ये नहीं कि हम बचा के रखे, पानी पिए ही नहीं, नहाए ही नहीं, इसको बचाना नहीं कहते। बचाना इसको कहते हैं कि वो वेस्ट नहीं हो। और दूसरी बात हम पढ़ेंगे वो है जल का प्रबंधन। जल का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपकी बुक में एक केस स्टडी दी हुई है। एनसीईआरटी की जो आपकी नई सिलेबस वाली बुक्स है ना, उनमें एक चीज बहुत अच्छी है कि स्पेशली 10th में केस स्टडीज दी हुई है। एसएसटी में केस स्टडीज का मतलब होता है कि आप किसी विशेष उदाहरण से ये समझ सकते हो कि किसी चीज को कैसे करना है, कोई काम क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है ना। तो अगर हम बात वाटर कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट की करें तो आपकी बुक में केस स्टडी दी हुई है इजराइल की। देखो, भारत एक ऐसा देश है जहां बारिश का जो है औसत हर सालाना औसत है वो 114 मिलीमीटर है, जबकि इजराइल का बारिश का सालाना औसत है 25 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और भारत का है 114 सेंटीमीटर। आप अंतर देखिए कितना है। इजराइल इज हैविंग ओनली 25 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल पर एनम, इंस्टीड इंडिया इज हैविंग 114 सेंटीमीटर पर एनम। तो व्हाट आर ह्यूज डिफरेंस दे हैविंग, कितना बड़ा अंतर है। उसके बावजूद भी ऐसा है कि इजराइल में पानी की कोई कमी नहीं है, और भारत के कई इलाके जैसे आप देख रहे हैं बहुत बुरी तरीके से पानी की कमी से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र में या और भी कई इलाकों से जब गर्मी का मौसम आता है या ठीक से बारिश नहीं होती तो उस समय हम सुनते हैं कि कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि पानी नहीं आया तो वो खेती ठीक से नहीं कर पाए, सिंचाई की सुविधाएं वहां तक पहुंच नहीं पाई। तो क्यों ऐसा है, ठीक है ना, क्यों ऐसा है, इसका रीजन जानना है। सबसे पहले इजराइल इज द वर्ल्ड लीडर इन वाटर कंजर्वेशन, ये जानना बहुत जरूरी है। इजराइल एक छोटा सा देश है, रेगिस्तानी इलाके में देश है, मध्य एशिया का एक बहुत ही छोटा देश है, लेकिन उसके बावजूद अगर पानी के संरक्षण की बात की जाए, अगर वाटर कंजर्वेशन की बात की जाए तो वो दुनिया का लीडर है। दुनिया का लीडर होने का मतलब है कि इजराइल जहां वाटर 80% वाटर रिसाइकल करता है, जो कुल पानी जो वेस्ट जाता है ना उसका 80% तक पानी रिसाइकल करता है। रिसाइकल करने का उसको पुनः उपयोग के लायक बनाता है। आप देखिए स्पेन में ये 17% है और यूएस जैसे बड़े देश में ये सिर्फ 5% है। यानी कि इजराइल इस मामले में पूरी दुनिया को सीख दे रहा है कि किस तरह से आप पानी को व्यर्थ होने से बचा सकते हो। यही अभी मैंने कहा कि संरक्षण का मतलब पानी को बचा के रखना नहीं है, तालों में रखना नहीं है। संरक्षण का मतलब है पानी को वेस्ट होने से बचाना। तो इजराइल वो करता है जब वो अपने टोटल वेस्ट वाटर का 80% जो है वो रिसाइकल करता है, तो इसका मतलब वो उसको
कंजर्व कर रहा है, ठीक है ना। वहीं स्पेन जैसा विकसित देश जो है वो सिर्फ 17% को रिसाइकल करता है, और यूएस जैसा देश जो कि दुनिया की महाशक्ति है सबसे बड़ी, वो सिर्फ 5% को रिसाइकल कर सकता है। और हमारे भारत का तो स्थान ही नहीं है इन देशों में, मतलब लगभग सैकड़ों में स्थान जाएगा। तो सोचिए कि हम कितना वाटर वेस्ट कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि इजराइल की ये स्टडी है, जब हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखनी है कि इजराइल जो है वो जल संरक्षण और जल प्रबंधन में दुनिया को लीड कर रहा है, दुनिया का नेता है। और दूसरा कि वो कितना 80% पानी को रिसाइकल यानी पुनर्चक्रण के योग्य बना रहा है, पुनर्उपयोग के जो है लायक बना रहा है। अब इजराइल की ये यूनिक पोजीशन क्यों है? ऑलरेडी ये फर्टाइल सोर्स ऑफ इनोवेटिव वाटर टेक्नोलॉजीज, उसने बहुत शानदार तरीके से अपनी जमीनों को उपजाऊ बनाया है। कैसे बनाया है? जो सिंचाई के तरीके होते हैं उनको इतना ज्यादा उसने नवाचार उसमें प्रयुक्त किए हैं, नई नई जो विधियां हैं वो उसमें लेके आए, टेक्नोलॉजीज लाए हैं। बूंद बूंद सिंचाई नाम सुना होगा, जो इजराइल से ही आई है, कि वहां जो है पानी पेड़ों को जब दिया जाता है, फसलों को दिया जाता है, एक तो दिन में नहीं दिया जाता, रात के समय दिया जाता है। और वो भी इस तरह से नहीं कि भाई पाइप छोड़ दिए या फव्वारे लगा दिए, बूंद बूंद सिंचाई की जाती है। तो ये बूंद बूंद सिंचाई का जो ड्रॉप इरिगेशन है वो कॉन्सेप्ट इजराइल से ही आया। तो ये जो नवाचार उसने लागू किए हैं वो बहुत शानदार तरीके से हैं। अब इसकी यूनिक पोजीशन, इसका अद्वितीय स्थान क्यों है? ये ग्लोबल लीडरशिप किन किन चीजों में कर रहा है? सबसे पहले कर रहा है वाटर मैनेजमेंट में, जिसको हम कहते हैं जल प्रबंधन, जल का प्रबंधन। देखो, प्रबंधन से क्या समझेंगे आप? प्रबंधन का मतलब होता है कि आपके पास जो जल है उसको कैसे काम में ले रहे हो। भाई मैनेज करने का मतलब यही होता है, जो चीज आपके पास है उसको आप किस तरह से अच्छे तरीके से काम में ले रहे हो। फिर है वाटर रीयूज। सिर्फ प्रबंधन में मतलब ये भी नहीं कि काम में ले रहे हो, जो आपने काम में ले लिया है उसको वापस कैसे काम में ले रहे हो, मतलब उसको वेस्ट होने से कैसे बचा रहे हो। फिर है डीसलाइनेशन। डीसलाइनेशन का मतलब जो सलाइन वाटर है, लवणीय जल है, इजराइल जो है वो एक तरह से कहा जाए तो मरुस्थलीय इलाके का देश है। तो जो लवणीय जल है उसको डीसलाइन कैसे किया जाता है, उसकी लवणीयता को खत्म आसानी से कैसे करके और कम से कम खर्चे में कैसे उसकी लवणीयता को खत्म करके वापस काम में लिया जाए। और साथ ही साथ इरिगेशन यानी कि सिंचाई के क्षेत्र में इजराइल जो है दुनिया को लीड कर रहा है। हालांकि इजराइल में बहुत कम मात्रा में पानी है, लेकिन फिर भी वो सिंचाई इस तरह से मैनेज कर रहा है कि सिंचाई के क्षेत्र में वो दुनिया को लीड कर रहा है। तो अगर हम देखें इजराइल की केस स्टडी, तो हम ये कह सकते हैं कि इजराइल के इज लीडिंग द वर्ल्ड इन द एस्पेक्ट ऑफ वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर कंजर्वेशन। अगर हम इजराइल की बात करें तो जल प्रबंधन और जल के संरक्षण के मामले में वो दुनिया का अग्रणी देश है। अग्रणी का मतलब सबसे आगे रहने वाला देश है। क्यों? क्योंकि वो अपने कुल वाटर का 80% जो यूज किया हुआ है उसको रिसाइकल कर रहा है, फिर से काम में ले रहा है। ना सिर्फ वाटर मैनेजमेंट में, वाटर रीयूज में, फिर से काम में लेने में, डीसलाइनेशन यानी अलवणीय बनाने में, और सिंचाई में भी वो बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। तो यानी कि आज हमने ये पढ़ा किस तरह से पानी हमारे लिए जरूरी है, लेकिन इतना होते हुए भी क्यों हम पानी की कमी से जूझ रहे हैं, और क्या इस पानी को अच्छे से मैनेज करके और इस कमी को पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो अगले वीडियोस में हम ये देखेंगे कि इसके क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे कंजर्व किया जा सकता है, इंडिया में क्या मेथड्स अपनाए जा रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप साथ साथ पढ़ते रहिए और साथ साथ गुनते भी रहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि पढ़ो, पढ़ते पढ़ते गुनो, मतलब जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से समझो। जितना समझोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। जस्ट स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्टली एंड बी द वाइजेस्ट एज यू कैन। थैंक यू।